हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे तथा साथ ही इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी एग्जाम हेतु काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे महाजनपद काल के बारे में। इस टॉपिक में हम महाजनपद काल को दो पार्टों के रूप में पढ़ेंगे, दो भागों में पढ़ेंगे, दो वीडियोज हैं, इसकी दो क्लासेज हैं, उनमें पढ़ेंगे। आज का जो हमारा पार्ट है पार्ट 1 है। हम आज की इस वीडियो में पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे महाजनपद काल से संबंधित। देखिए, महाजनपद काल को हमने इन क्लासेज में यानी दो क्लासेज में कंप्लीटली समझा दिया है, संपूर्ण रूप से बता दिया। अगर आप यहाँ से महाजनपद काल पढ़ते हैं तो आपको अन्य कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें प्रत्येक महाजनपद के बारे में संक्षिप्त रूप से सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सम्मिलित कर लिए हैं इसी वीडियोज में। उसके बाद में हम जो मगध महाजनपद था, सबसे विशाल साम्राज्य था, आगे चल के सभी महाजनपद इसी मगध साम्राज्य में मिल गए थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम महाजनपद काल को पढ़ाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, वो भी कंप्लीटली। तो शुरू करते हैं। देखिए, महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है, यानी ये सेकंड क्या थी, अर्बन रिवोल्यूशन थी। सेकंड नगरीय क्रांति थी, द्वितीय नगरीय क्रांति थी। अगर आपसे पूछ ले कोई कि फर्स्ट नगरीय क्रांति किसे कहते हैं, तो पहली नगरीय क्रांति कहा कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। सबसे पहले नगरों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ, उसके बाद में महाजनपद काल में हुआ था। इस वजह से महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति कहा गया। इसके बीच में जो सभ्यता विकसित हुई थी वो वैदिक सभ्यता थी, वह ग्रामीण सभ्यता की थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो नगरीय क्रांति जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो गार्डन चाइल्ड महोदय ने अपनी पुस्तक द अर्बन रिवोल्यूशन में किया था। इनकी पुस्तक का नाम है द अर्बन रिवोल्यूशन। ये पुस्तक का नाम पूछ सकता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, गार्डन चाइल्ड महोदय। और इस पुस्तक में उन्होंने नगरीय क्रांति के बारे में बतलाया है। इन्होंने इस पुस्तक में नगरीय क्रांति के लिए 10 प्रमुख तत्वों पर जोर दिया, 10 प्रमुख तत्वों के बारे में बताया। उन 10 प्रमुख तत्वों में से हमने कुछ इंपॉर्टेंट तत्व यहाँ पे सम्मिलित कर लिए हैं जो आगे चल के एग्जाम्स में पूछ लेता है कि कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं जो नगरीय क्रांति के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से रख सकता है, स्टेप बाय स्टेप रख देते हैं। थॉर्टिकल यानी कह सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उनमें इन पॉइंटों को रख लेते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि शासक वर्ग का उदय, यानी इस काल में क्या है, शासकों का उदय हो चुका था, राजाओं का निर्माण हो चुका था, राजा बन चुके थे, कबीलों के क्या है, सरदारों का निर्माण हो चुका था। इस काल में धर्म का प्रचलन भी हो गया था और धार्मिक इमारतों का भी निर्माण हो गया था, धार्मिक इमारतें भी बनने लग गई थी। इस काल में मुद्रा का प्रचलन भी हो गया था और व्यापार वाणिज्य का विकास भी हो गया था, लेखन कला का लोगों को ज्ञान भी हो गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इस काल में स्वव्यवस्थित कर व्यवस्था यानी टैक्स की जो व्यवस्था थी, राजा एक निश्चित प्रकार से टैक्स लेता था जनता से और उससे अपना राजन शासन चलाता था। इस प्रकार की टैक्स की व्यवस्था भी इस काल में हो चुकी थी। और जो टैक्स का जो रुपये मिलता था उसके उत्पादन से जो शासक वर्ग थे वो क्या है, अपने आप को शासन चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो इन सभी तथ्यों के कारण क्या है, इस काल को नगरीय क्रांति कहते हैं, ये बात याद रखनी है। इन सभी पॉइंटों को विशेष ध्यान रखते हुए गार्डन चाइल्ड महोदय ने इसको द्वितीय नगरीय क्रांति कहा था। ऐसे जो 10 तत्व थे, उन्होंने 10 में से हमने यहाँ पे 6 प्रमुख तत्वों के बारे में आपको बतला दिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब आगे चल के देखते हैं कि इस प्रकार लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा, यमुना, दोआब एवं बिहार के आसपास क्षेत्रों में लोहे के प्रचुर प्रयोग के कारण अधिशेष उत्पादन होने लगा और उपरोक्त तत्वों जो हमने भी आगे तत्व बताए इनका प्रचलन भी दिखाई देने लगा। इस कारण जो महाजनपद काल था इसको द्वितीय नगरीय क्रांति कहा गया। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इस काल में हम कह सकते हैं महाजनपद काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको याद रखना। और इन 16 महाजनपदों का उदय कहाँ हुआ था, गंगा घाटी में हुआ था, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में हुआ था। और सबसे प्रमुख कारण लोहे का प्रचुर मात्रा में उपयोग इस काल की क्या है, प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब देखिए, देखते हैं कि महाजनपदों का उदय सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अलग अलग बुकों में अलग अलग महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कहीं पे इनकी संख्या 14 बताई गई है, कहीं पर 22 बताई गई है, कहीं पर 12 बताई गई है। लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा प्रमाणिक माने जाते हैं वो 16 महाजनपद माने जाते हैं। तो देखिए, 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध साहित्यों में भी मिलता है और जैन साहित्यों में भी मिलता है। अगर हम बौद्ध साहित्यों की बात करें तो बौद्ध साहित्यों में 2 पुस्तकें हैं, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। इन दोनों में 16-16 महाजनपदों का उल्लेख दिया
गया है। और जैन साहित्य की हम बात करें, भगवती सूत्र नामक जैन ग्रंथ है, इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो इन 16 महाजनपदों का उल्लेख इन पुस्तकों में मिलता है। लेकिन क्या है कि महावस्तु में और भगवती सूत्र में कुछ महाजनपद अलग बताए गए हैं। संख्या तो 16 है, लेकिन उन महाजनपद हैं उनके नाम अलग अलग बताए गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय की हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद एवं 10 गढ़ राज्यों का उल्लेख मिलता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है एवं 10 गढ़ राज्यों का, तो अंगुत्तर निकाय में। या कभी कभी ये पूछ लेता है कि अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में कितने गढ़ राज्यों का उल्लेख मिलता है। वो वहां पे ऑप्शन में 16 रख देता है और स्टूडेंट कभी कभी क्या करता है, वो ये नहीं पढ़ता है गढ़ राज्य पूछ रहा है। गढ़ राज्य 10 थे और महाजनपद 16 थे, तो वो ऑप्शन में जल्दीबाजी में 16 भी करके आ जाता है, लेकिन वो गलत हो जाता है। गढ़ राज्य अगर पूछता है तो आपको संख्या 10 बतानी है, महाजनपद पूछता है तो आपको संख्या 16 बतानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि संस्कृत के जो महान विद्वान थे पाणिनि, उनकी जो ग्रंथ था अष्टाध्यायी, उसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और वर्तमान समय में 16 महाजनपदों की जो सूची हम पढ़ते हैं, जिस सूची को पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित किया है, वह अंगुत्तर निकाय से ली गई है। ठीक है, तो यानी जिन 16 महाजनपदों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उन 16 महाजनपदों का वर्णन हमने कहाँ से लिया है, अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से लिया है, और एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इन 16 महाजनपदों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो गणतंत्रीय महाजनपद थे इनमें कुछ, और कुछ महाजनपद कैसे थे, राजतंत्रीय थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। गणतंत्रीय महाजनपद में बज्जी और मल्ल दोनों महाजनपद थे। ये क्या थे, गणतंत्रीय व्यवस्था वाले महाजनपद थे। जबकि शेष जो 12 महाजनपद और आते हैं, आपके 14 जनपद आते हैं, वो सभी राजतंत्रीय व्यवस्था वाले जनपद थे। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 16 महाजनपदों की संक्षिप्त जानकारी यहाँ से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंग महाजनपद की। देखिए, जिस स्थान पे अंग महाजनपद था, वर्तमान समय में वो बिहार के भागलपुर व मुंगेर जिले हैं। जो जिला पड़ता है इस स्थान पर, इसी स्थान पे पहले क्या था, अंग महाजनपद आता था प्राचीन काल में। तो इसकी राजधानी अंग महाजनपद की उस समय क्या थी, चंपा थी। और जो चंपा नगर था, उस चंपा नगर के वास्तुकार महागोविंद थे। और इस चंपा नगर का प्राचीन नाम क्या था, मालिनी था। ये बात याद रखना है। और यह महाजनपद था जो चंपा व गंगा नदियों के मध्य स्थित था। ये बात आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यही बन जाता है कि कौन सा जनपद चंपा व गंगा नदियों के मध्य स्थित था, तो आपको बता देना है अंग महाजनपद था वो। ठीक है, तो अंग महाजनपद का जो अंतिम शासक था वो ब्रह्मदत्त था। अंतिम शासक का नाम क्या था, ब्रह्मदत्त था। और हर्यक वंश के शासक हुए थे बिंबिसार। इन्होंने ब्रह्मदत्त को क्या किया, मार दिया। और उनके मारने के बाद में अंग महाजनपद को किस में मिला लिया, मगध साम्राज्य में मिला लिया। मैं आपको बता दूं कि ये 16 महाजनपद थे, धीरे धीरे मगध साम्राज्य में इनका विलय हो जाएगा। बाद में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण होगा सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ठीक है, अगर हम बात करें नंद वंश के शासक हुए थे घनानंद, उनके शासन काल में लगभग सभी महाजनपदों का विलय हो गया। उसके बाद में मौर्य काल में जाके एक विशाल साम्राज्य का निर्माण हुआ था। उन सभी तथ्यों पर हम आगे डिस्कस करते चले जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाना। देखिए, अंग जनपद की महाजनपद की ये कहानी है, आपको याद रखना है। अंग महाजनपद से संबंधित मैंने सभी पॉइंट्स से इंपॉर्टेंट वो सभी बता दिए। अगर हम मैप में बात करें तो देखिए, मैप में आपको यहाँ पे इस सर्किल में जो ये आपको पिंक कलर का मैप दिख रहा है, ये अंग महाजनपद था उस काल में। ठीक है, और इस समय वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले और बिहार का कुछ हिस्सा इसमें पड़ता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट जनपद आता है हमारा मगध महाजनपद। मगध महाजनपद के बारे में हम लास्ट में और पढ़ेंगे विस्तार से, जब हम हर्यक वंश और आपके शिशुनाग वंश, नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। उस समय हम मगध साम्राज्य के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन हम यहाँ पे आपको मगध साम्राज्य की संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं कि जिस स्थान पर मगध महाजनपद अवस्थित था, उस समय वर्तमान में बिहार की पाटन, गया, नालंदा और शाहबाद जिले पड़ते हैं। ठीक, यानी कह सकते हैं कि वर्तमान जो बिहार है उसका जो पटना जिला है, गया जिला है, नालंदा जिला है और शाहबाद जिला है, इस स्थान पर कभी प्राचीन काल में मगध महाजनपद हुआ करता था। अगर हम इसकी बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी 3 राजधानियां थी। एक थी राजगृह, दूसरी पाटलिपुत्र और तीसरी वैशाली। यानी इस महाजनपद की 3 राजधानियां हुई। राजगृह का जो अन्य नाम है, राजगृह जो है इसको गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है, कुशाग्रपुर के नाम से भी जाना जाता है और बसुमती के नाम से भी जाना जाता है। और बिंबिसार के काल में मगध की राजधानी राजगृह थी। ठीक है,
अगर हम बात करेंगे पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र के अन्य नामों में अगर देखेंगे, पाटलिपुत्र को कुसुमपुर भी कहा जाता है, पुष्पपुर भी कहा जाता है, ये पुष्पपुर है, ठीक है, और कुसुम ध्वज भी कहा जाता है। और उदयन के समय ये मगध साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी, और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी उदयन ने ही करवाई थी। अगर हम बात करें वैशाली की, तो वैशाली जो नगर था ये शिशुनाग के समय क्या रहा था, मगध साम्राज्य की राजधानी रहा था। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की, कि मगध महाजनपद के उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी प्रवाहित होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है ये पॉइंट। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि मगध शब्द का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मगध शब्द जो जनपद है, इसका जो मगध शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में। अब बात करते हैं कि 16 महाजनपदों में जो मगध महाजनपद था, ये सर्वाधिक शक्तिशाली था, और मगध पर शासन करने वाले जो वंश थे वो क्रम से ये है कि सबसे पहला वंश था हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश और तीसरा है नंद वंश। और जिस समय हम यहाँ पे ब्लैक सर्किल में आपको मैप दिख रहा है, उस समय मगध साम्राज्य हुआ करता था, आप मैप में देख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की। अगले पॉइंट्स में आ जाता है वत्स महाजनपद, हम पढ़ने वाले हैं अब तीसरे नंबर पर वत्स महाजनपद के बारे में। वर्तमान जिले में उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद, मिर्जापुर, बांदा जिला जिस स्थान पर पड़ते हैं, उस समय उस स्थान पर प्राचीन काल में वत्स महाजनपद हुआ करता था। और वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी, और ये कौशाम्बी जो नगर था ये यमुना नदी के किनारे अवस्थित था। महाभारत के अनुसार चेदियों ने इस नगर की स्थापना की थी, किसकी, कौशाम्बी की। किसने स्थापना की थी, चेदियों ने की थी, महाभारत के अनुसार चेदी वंश के शासकों ने की थी, ये बात याद रखनी है। पुराणों के अनुसार जब गंगा नदी के प्रवाह के फलस्वरूप हस्तिनापुर नष्ट हो गया, तब जन्मेजय के पुत्र हुए थे निचच्छू। निचच्छू ने कौशाम्बी में क्या बनाई थी, अपनी राजधानी स्थापित की थी, ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। बुद्ध काल में यहाँ पे जो बौद्ध काल की हम बात करेंगे, यानी महात्मा बुद्ध के समय, यहाँ पे पौरव वंश का राजा उदयन प्रसिद्ध शासक था, जो बुद्ध का क्या था, मित्र था। उदयन को वीणा वादन द्वारा हाथियों के सम्मोहन की एक आश्चर्यजनक विद्या प्राप्त थी, जिसे अवंती नरेश प्रद्योत सीखना चाहता था। यानी अवंती के जो राजा थे प्रद्योत, ठीक है, वो क्या है कि इस उदयन से, जो पौरव वंश के राजा थे, कौशाम्बी वत्स महाजनपद के राजा थे, कौशाम्बी के राजा थे, और ये पौरव वंश के राजा थे उदयन, इनको क्या कौन सी विद्या आती थी, एक बीड़ा बजाकर हाथियों को क्या कर लेते थे, मोहित कर लेते थे। और इस विद्या को कौन सीखना चाहता था, अवंती का राजा प्रद्योत सीखना चाहता था, और उदयन इनको सिखा नहीं रहे थे। उसकी शर्त ये थी उदयन की कि प्रद्योत को क्या करना होगा, उदयन को गुरु मानना होगा। प्रद्योत उदयन को क्या अपना गुरु मानने के लिए तैयार नहीं था, तो उदयन ने भी उसको सिखाना उचित नहीं समझा, उसको सिखाने के लिए राजी नहीं हुआ। फलस्वरूप प्रद्योत ने क्या किया, उदयन पर आक्रमण करके उदयन को क्या कर लिया, बंदी बनाकर अपने जेल में डाल दिया। लेकिन उसकी शर्त, उदयन की शर्त यही थी कि प्रद्योत को उदयन को क्या मानना पड़ेगा, अपना गुरु मानना पड़ेगा, तभी उदयन उसको हाथियों को सम्मोहित करने वाली विद्या सिखाएगा। फलस्वरूप प्रद्योत ने दिमाग लगाया कि उसकी पुत्री थी वाशवदत्ता, उसको उसने उसके पास ये जो विद्या थी सीखने के लिए भेजा, क्योंकि जो उसकी पुत्री थी वो उसको अपना गुरु मान सकती थी। फलस्वरूप क्या होता है कि दोनों, वो कारागार में वाशवदत्ता उदयन से क्या सीखती है, बीड़ा द्वारा हाथियों को सम्मोहित करने की विद्या सीखती है, और सीखते सीखते दोनों में प्रेम हो जाता है। फलस्वरूप उदयन और वाशवदत्ता दोनों अवंती को छोड़कर कौशाम्बी भाग जाते हैं। और इसी के आधार पर महाकवि भास ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था स्वप्न वाशवदत्ता, ठीक है, ये बात याद रखनी है। प्रसिद्ध नाटक लिखा स्वप्न वाशवदत्ता, किसने, महाकवि भास ने, जो प्रद्योत की पुत्री वाशवदत्ता और कौशाम्बी के राजा उदयन की प्रेम कहानी है, ठीक है। और इस जो स्वप्न वाशवदत्ता है, इसका नायक उदयन था, और जो इसकी नायिका है वो प्रद्योत की पुत्री वाशवदत्ता है, ठीक है। उदयन क्या हुआ था, बाद में बौद्ध धर्म इसने ग्रहण कर लिया था, और उदयन को जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे पिंडोला, इन्होंने बौद्ध धर्म में क्या किया था, दीक्षित किया था। ये पूछ लेता है कि कौशाम्बी नरेश उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था, तो बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने किया था। देखिए यहाँ पे हमने आपको, यहाँ पे रेड कलर में आपको सर्किल में दिख रहा होगा इस जगह पे, ये क्या है, उस समय का वत्स महाजनपद है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले जनपद की। अगला जनपद आता है हमारा काशी महाजनपद। काशी महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला है,
और आसपास का सीमावर्ती क्षेत्र है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी काशी जनपद की? वाराणसी थी। और इसका वाराणसी नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि ये वर्णा व असी नदी के मध्य अवस्थित था, इस कारण इसको वाराणसी कहते थे। ठीक है, और एक काशी महाजनपद की क्या थी? राजधानी थी। वाराणसी की पहचान आधुनिक वाराणसी के राजघाट से की जाती। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस स्थान की पहचान आधुनिक वाराणसी के राजघाट से की जाती है, तो वाराणसी की जाती है। ठीक है, और काशी का अगर हम बात करें, सबसे पहले जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। इससे पहले हमने बताया था कि मगध का भी उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है। काशी नगर के जो संस्थापक थे वो दिवोदास थे। कौन थे? दिवोदास थे। देखिए नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि वाराणसी प्राचीन काल में वाराण संयक व कासाय नाम के विख्यात बहुमूल्य वस्त्रों व चंदन के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है कि जो वाराणसी था ये किसके लिए प्रसिद्ध था? ये काशी के कासाय नामक अब बात करते हैं हम कौशल महाजनपद की। ठीक है, कौशल महाजनपद के बारे में अगर हम देखें, 5वां महाजनपद है। और अगर इसकी हम वर्तमान में अवस्थिति देखें तो प्राचीन काल में ये अवध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध था, जिसके अंतर्गत अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती आते थे प्राचीन काल में। ठीक है, ये प्राचीन अवध क्षेत्र था। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, गोंडा और बहराइच जिला इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौशल को सरयू नदी 2 भागों में बांटती थी, इस कारण इसको उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल के नाम से जाना जाता था। कौशल महाजनपद को 2 हिस्सों में बांटती थी। कौन सी नदी? सरयू नदी। तो इस प्रकार एक उत्तरी कौशल हो जाता था, एक हिस्सा दक्षिणी कौशल के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें इसकी राजधानी की, तो उत्तरी कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। वर्तमान समय में इसको सहेत महेत के नाम से जाना जाता है और यह राप्ती नदी के किनारे अवस्थित थी। और जो दक्षिण कौशल था, इसकी राजधानी क्या थी? कुशावती थी। ये बात याद रखनी है। ठीक है, महाकाव्य काल में इसकी राजधानी अयोध्या यानी साकेत थी, जो बाद में क्या हो गई थी? श्रावस्ती हो गई थी। यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, अयोध्या को ही साकेत के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये पहले क्या थी? कौशल की क्या थी? राजधानी थी, और बाद में क्या हो गई थी? श्रावस्ती हो गई थी। प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का क्या था? प्रसिद्ध शासक था, जो महात्मा बुद्ध की समान आयु का क्या था? शासक था। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगर यहाँ पे हम देखें इसके मैप में, तो ये जो मैप में आपको सर्किल में ये दिख रहा है, ये क्या है? कौशल महाजनपद है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले जनपद की, तो अगला महाजनपद है सूरसेन महाजनपद। तो सूरसेन महाजनपद की अगर वर्तमान में स्थिति देखें तो आधुनिक उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जिसको ब्रजमंडल क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ये उस काल में सूरसेन महाजनपद हुआ करता था। और इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और महाभारत काल में मथुरा में शासन करने वाले वंश को क्या बतलाया गया है? यदुवंश बतलाया गया है। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट में कि बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था, यानी महात्मा बुद्ध के काल में इस सूरसेन महाजनपद का यानी मथुरा का राजा कौन था? अवंती पुत्र था, जो बुद्ध का क्या था? शिष्य था। मेगस्थनीज ने भी अपनी पुस्तक इंडिका में सूरसेन का उल्लेख किया है। और जिस समय यहाँ पे पर्पल कलर में आपको ये मैप में दिख रहा है ये स्थान, ये उस काल में सूरसेन महाजनपद हुआ करता था। बात करते हैं नेक्स्ट अगले महाजनपद की। अगला महाजनपद है मल्ल महाजनपद, 7वां। ठीक है, जो वर्तमान में इसकी अगर स्थिति देखें तो ये उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर जिले इस मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। इसकी राजधानी कुशीनगर व पावापुरी थी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और ये जो मल्ल महाजनपद था, ये 8 राज्यों का संघ था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मल्ल महाजनपद कितने राज्यों का संघ था? 8 राज्यों का। मैंने बताया था यहाँ पे गणतंत्रीय व्यवस्था थी, इस कारण ये क्या था? राज्यों का संघ था। ठीक है, जिसमें कुशीनगर, पावा के मल्ल क्या थे? काफी प्रसिद्ध थे। वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का क्या बताया गया है? वंशज बतलाया गया है। ये बात भी याद रखना है, पूछ लेता है क्वेश्चन, एक बार पूछ लिया गया है कि मल्ल, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण था वो मल्लों के काल में हुआ था, तो पूछा गया था कि जो मल्ल हैं वो किसके वंशज बताए गए हैं रामायण के अनुसार? तो लक्ष्मण के पुत्र थे चंद्रकेतु मल्ल, और उन्हीं के वंशज बताया गया है मल्लों को। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको जो मैप में स्थान दिख रहा है, ये उस समय क्या हुआ करता था? मल्ल गणराज्य हुआ करता था, मल्ल महाजनपद हुआ करता था। बात करते हैं नेक्स्ट अगले महाजनपद की। अगला महाजनपद है वज्जी महाजनपद। ठीक है,
वर्तमान में इसकी स्थिति है कि बिहार का मुजफ्फरपुर जिला और वैशाली जिला, चंपारण, दरभंगा, सारण जिले के कुछ भाग इसमें आते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? वैशाली हुआ करती थी। बज्जी का शाब्दिक अर्थ होता है पशुपालक समुदाय। पॉइंट क्लियर यहाँ तक? गणतंत्र व्यवस्था वाले महाजनपदों में ये सर्वश्रेष्ठ महाजनपद था, ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि बज्जी संघ में 8 गणराज्य सम्मिलित थे जो अट्ठकुलिक कहलाते थे। इन 8 कुलों में बज्जी, लिच्छवी, विधेय, ज्ञात्रक सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इस संघ का सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य वैशाली की लिच्छवियों का था। वैशाली की पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गंडक नदी के तट पर स्थित बसार नामक स्थान से की जाती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि वैशाली की पहचान वर्तमान समय में किस स्थान से की जाती है? बसार से की जाती है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि वैशाली की लिच्छवियों को जो गणराज्य था, ये विश्व का पहला गणतंत्र राज्य था। ठीक है, ये बात याद रखनी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विश्व का पहला गणतंत्र था वैशाली के लिच्छवियों का। वैशाली की लिच्छवियों की सभागार में 7,707 राजा यानी प्रतिनिधि बैठते थे, लेकिन ब्राह्मण इसमें शामिल नहीं थे। ज्ञात्रक गणराज्य की राजधानी क्या थी? नादिका थी। और विधेय गणराज्य की राजधानी उस समय क्या थी? मिथिला थी। प्राचीन काल में राजा जनक यहाँ के क्या थे? प्रसिद्ध शासक थे विधेय के। कहाँ के? विधेय गणराज्य के, मिथिला के। और ये यहाँ पे आपको जो मैप में स्थान दिख रहा है, ये ब्लैक कलर में, ये उस समय में बज्जी संघ हुआ करता था। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे कंप्लीटली आपको 8 महाजनपदों के बारे में बतला दिया है। नेक्स्ट जो आप बाकी के शेष 8 महाजनपद हैं, उन 8 महाजनपदों के बारे में हम नेक्स्ट अगली वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।